प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य की इस द्वितीय प्रश्न पत्र का वो दो भागों में विभक्त हैं। 40 अंकों का आपके हिंदी भाषा के उद्भव और विकास उसकी बोलियों से संबंधित पाठ्यक्रम है, जिसको हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में काफ़ी विस्तार से पढ़ लिया है। और जितने भी नोट्स हमने पढ़े हैं वो सभी एक तरह से मॉडल आंसर के रूप में हमने पढ़े हैं और उन सभी के PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दिए गए हैं। साथ ही जो 60 अंकों का जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है, संक्षिप्त इतिहास, जिसमें हमने आदिकाल और भक्ति काल, इनकी दोनों कालों की विविध परिस्थितियाँ, प्रमुख कवि, और जैसे आदिकाल का नामकरण विवादास्पद था तो उसके ऊपर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल की जो 4 काव्य धाराएँ होगी, ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा, प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, सगुण कृष्ण मार्गी काव्य धारा और सगुण राम भक्ति काव्य धारा, और हिंदी साहित्य को एक स्वर्ण युग के नाम से, हिंदी साहित्य के इस भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो इन सभी पे हमने मॉडल आंसर के रूप में इन सभी पर विस्तार से चर्चा कर लिया था। तब भक्ति काल और आदिकाल और भक्ति काल आरंभिक इन दो कालों का हमने विस्तार से इसकी पाठ्य वस्तु का हमने अध्ययन कर लिया है। हाल ही की 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं से हमने आरंभ किया था आपके हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा कालखंड रीतिकाल। तो पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने रीतिकाल की विविध काव्य प्रवृत्तियों पर तत्कालीन परिस्थितियों पर हमने समीक्षात्मक विवेचन किया था। तत्कालीन परिस्थितियाँ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी जिसमें तत्कालीन ये साहित्य लिखा गया था। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। रीतिकाल का जो नामकरण है वह विवादास्पद रहा है। विद्वानों ने जो अपने अपने मत प्रस्तुत किए उन सभी की समीक्षा करते हुए तर्कसंगत उचित नाम कौन सा इनमें से रहेगा उसके ऊपर अपना मत प्रस्तुत करना है। तो जिस तरह से आदिकाल का नामकरण भी विवादास्पद था उसी तरह से रीतिकाल का नामकरण भी विवादास्पद है। हिंदी साहित्य के इतिहास के ये दो काल, एक आदिकाल और रीतिकाल, ये नामकरण विवादास्पद। इसी तरह से भक्ति काल और आधुनिक काल, दूसरे दो जो नाम हैं, 2 काल हैं, उन पर आज तक कोई विवाद नहीं हुआ, कोई चर्चा का विषय नहीं बना। तो हम आरंभ करने जा रहे हैं। आदिकाल के नामकरण पर एक लेख लिखिए। इस तरह से प्रश्न आ सकता है, रीतिकाल के नामकरण को समझाइए। यह रीतिकाल का नामकरण विवादास्पद रहा है जिसमें विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से जो नामकरण सुझाया उनकी समीक्षा कीजिए और आपकी दृष्टि में कौन सा नाम सर्वाधिक उपयुक्त है। इस तरह से प्रश्न बनता है। तो एक मॉडल आंसर के रूप में ये तैयार किया हुआ है और हम आरंभ करने जा रहे हैं। इस रीतिकाल के नामकरण जो विवादास्पद रहा है, विद्वानों के मतों के आलोक में हम इसकी समीक्षा और अपना मत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए हम आरंभ करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुने। भूमिका से हम इसको आरंभ कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी तक, अर्थात सन 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक, यानी 200 वर्षों तक का ये कालखंड, 1643 यानी 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी सन तक के कालखंड को रीतिकाल कहकर पुकारा है। मध्यकाल के 2 भाग किए गए हैं, एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को यानी पहले को भक्ति काल नाम से अभिहित किया जाता है और दूसरा जो उत्तर मध्यकाल है, मध्यकाल का दूसरा भाग, जिसे रीतिकाल कहा जाता है। तो हमने आदिकाल में जिस तरह से कोई भेद नहीं हुए, पूर्व आदिकाल उत्तर आदिकाल, इस तरह से नहीं, एक ही आदिकाल था। मध्यकाल के 2 भेद हुए हैं। जैसे एक तरह से जो काल हैं वो आदिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल, 3 कालखंड ही होते हैं, लेकिन
भक्ति काल के जो मध्यकाल हैं उसके दो कालखंड किए जाते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। एक को जो है भक्ति काल कहते हैं और दूसरे को रीतिकाल कहते हैं। भक्ति काल की विषय वस्तु पर हम पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में काफ़ी कुछ पढ़ के आ गए हैं। देखिए आगे, युग चाहे कोई भी हो उसकी अपनी स्थिति, अपनी विशेषताएं और एक स्वरूप होता है। कालखंड चाहे कोई भी हो उसकी अपनी स्थिति और अपनी विशेषताएं और अपना लक्षण और अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। प्रत्येक युग को उस विशेष लक्षण या पहचान या विशेषता से पहचाना जा सकता है। जब ऐसा सुज्ञात है तो प्रत्येक युग का एक परिचयात्मक नाम होना चाहिए और होता है। प्रत्येक युग का एक परिचयात्मक नाम होता है। जैसे आदिकाल नाम कहने से उस युग का तत्कालीन साहित्य समग्र उभर कर सामने आ जाता है। भक्ति काल कहने से भक्ति युग की प्रवृत्तियाँ उभर जाती हैं। उसी तरह से आधुनिक काल कहने से आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ उभर जाती हैं, तो रीति काल से भी उभरनी चाहिए। तो देखिए, जिसके सारे यानी जब ऐसा है तो प्रत्येक युग का एक परिचयात्मक नाम होता है जिसके सहारे हम उस युग विशेष को पहचानते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालखंडों में विभक्त हैं। इनमें से आधुनिक काल और भक्ति काल के नामकरण पर आज तक कोई विवाद नहीं हुआ, यानी कोई गंभीर विचार विमर्श देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इनके नामकरण को लेकर के विद्वानों में मत भिन्नता नहीं है बल्कि मत ऐक्यता है। जबकि आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण में पर्याप्त विवाद रहा है। यानी जब हमने आदिकाल के नामकरण संबंधी विवादों को पढ़ा तो विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से कोई आदिकाल नाम दे रहे हैं, कोई सिद्ध सामंत काल नाम दे रहे हैं, कोई चारण काल नाम दे रहे हैं, कोई अंधकार काल नाम दे रहे हैं। यानी सब अलग अलग दृष्टिकोण से, कोई वीर गाथा काल जैसे शुक्ल जी ने वीर गाथा काल दिया, और बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, चारण काल रामकुमार वर्मा जी ने दिया, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्या जी ने दिया, अंधकार काल कमर कुलश्रेष्ठ जी ने दिया। तो भिन्न भिन्न नामों से आदिकाल को पुकारा गया था, यानी आदिकाल का नामकरण भी विवादास्पद रहा है। उसी भांति रीतिकाल का नामकरण भी काफ़ी विवाद की कटघरे में कैद रहा है। रीतिकाल के नामकरण की जो परिस्थिति है वह अत्यंत जटिल है। इस काल में देखा जाए तो जो प्रधानता हमें मिलती है जिस विषय वस्तु की, वो श्रृंगार रस का वर्णन है। यानी प्राय सभी कवियों ने श्रृंगार रस पर अपनी लेखनी चलाई है। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि श्रृंगार प्रमुख विषय वस्तु के रूप में उभर करके आता है और इसे नाम रीतिकाल दिया गया है। यानी इस काल में प्रधानता श्रृंगार की रही और इसे नाम रीतिकाल दिया गया है। कुछ लोग कला पक्ष की प्रमुखता से कलाकाल नाम देते हैं, कुछ लोग कला पक्ष की प्रधानता के कारण कलाकाल नाम देते हैं, कुछ अलंकारों की प्रधानता से इसे अलंकृत काल की संज्ञा भी दे देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसी तरह से नामकरण विवादास्पद रहा है। कुछ श्रृंगार काल कहते हैं तो कुछ रीतिकाल कहते हैं तो कुछ कलाकाल कहते हैं, तो कुछ विद्वान इसे अलंकृत काल के सुशोभित करते हैं, तो कुछ भक्ति श्रृंगार युग के नाम से भी भागीरथ मिश्र जी जैसे इसको पुकारते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष उभर कर सामने आता है कि रीतिकाल का नामकरण भी आदिकाल की भांति ही विवादास्पद है। किसी एक नाम को उपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, अंततः जब सभी नामों की जब हम समीक्षा करते हैं, जब अंतिम निर्णय पर जब हम पहुंचते हैं समग्र समालोचना करते हुए, तो जिस तरह से आदिकाल का जो नाम है, वीर गाथा काल, इन सभी पर हम चर्चा करते हुए उसे आदिकाल कहना ही सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, जिससे कि जिस नाम से उस युग की समग्र प्रवृत्तियाँ उभर करके सामने आ जाती है। उसी भांति रीतिकाल के नामकरण पर भी समग्र विवेचन करने के उपरांत जिस एक ही नाम में समग्र विशेषताओं का समावेश हो जाता है, वो नाम केवल मात्र रीतिकाल ही उभर करके आता है, जिसका नामकरण आचार्य शुक्ल जी ने किया। और आदिकाल जो नाम दिया था वो आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने। और यहाँ
जो रीतिकाल हम पढ़ रहे हैं और रीतिकाल को रीतिकाल जो नाम दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नामकरण के कौन कौन से आधार हो सकते हैं? देखिए, युग के नामकरण में, यानी जिस कालखंड का हम नाम करते हैं या किसी समय विशेष की परिधि को हम कोई नाम देना चाहते हैं, तो उसमें अनेक आधार, अनेक तथ्य उसके पक्ष में काम करते हैं, जिनसे उस युग की कोई प्रमुख प्रवृत्ति कोई होगी, उसके आधार पर उसका नामकरण हो सकता है। कोई प्रवृत्ति यानी कोई खास विशेषता उस युग की, जैसे रीतिकाल में श्रृंगार, और जैसे आदिकाल में वीर रस, और इसी तरह से भक्ति काल में भक्ति रस, शांत रस, जो प्रमुख प्रवृत्ति उभरती हैं। या फिर कोई विशिष्ट व्यक्तित्व के आधार पर, जैसे कि आधुनिक काल में हम चलते हैं तो भारतेंदु युग, भारतेंदु मुख्य महिमा मंडित व्यक्तित्व के नाम पर उनका नाम रखा गया। इसी तरह से द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ता है। शुक्ल युग निबंधों में, शुक्ल युग कहानियों में, प्रसाद युग, तो इस तरह से जो ये नाम आते हैं, और प्रेमचंद युग उपन्यासों में, तो ये महिमामयी व्यक्तित्व, विशिष्ट व्यक्तित्व को आधार बना करके ये नामकरण किए जाते हैं, और कुछ कुछ प्रवृत्तियों को आधार बना करके नामकरण किए गए हैं। कभी कभी भावात्मक या कलात्मक प्रवृत्ति का आधार पर भी नामकरण किए जाते हैं। अतः नामकरण का आधार कोई भी हो सकता है, यानी नामकरण की पृष्ठभूमि किसी भी तत्व को लेकर के की जा सकती है। परंतु ध्यान देने की बात यह होती है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो उस संपूर्ण युग की प्रवृत्तियों, यानी उस तत्कालीन उन प्रवृत्तियों, उन विशिष्ट व्यक्तित्व, उसके विशिष्ट व्यक्तित्व आदि का परिचायक हो, यानी उसमें व्यापकता होनी चाहिए। संकीर्ण नाम नहीं होना चाहिए। वो नाम पढ़ने मात्र से, उसके नाम का उच्चारण करने मात्र से उस युग की संपूर्ण प्रवृत्तियाँ और विशिष्ट व्यक्तित्व उभर करके सामने आ जाना चाहिए, तब तो वह नामकरण व्यापक होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि रीतिकाल का नामकरण व्यापकता लिए हुए हैं। शुक्ल जी के इस नाम में प्रवृत्ति और कलात्मक सौंदर्य निहित हैं। ये सब जानते हुए भी विद्वानों ने फिर भी अनेक नाम सुझाए हैं। तो हम यहाँ जो नामकरण के आधार पर चर्चा करने के उपरांत जो रीतिकाल को लेकर के, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे कालखंड आदिकाल भक्तिकाल के बाद रीतिकाल को लेकर के जो नामकरण संबंधी जो विवाद उपस्थित हुआ, उस पर सभी विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से तर्क देते हुए ये नामकरण जो सुझाए हैं, सर्वप्रथम हम उनका विवेचन करेंगे कि विद्वानों ने कौन कौन से नाम इस काल के लिए सुझाए हैं। तो हम सर्वप्रथम चलते हैं विद्वानों द्वारा प्रस्तावित नाम। सबसे पहले आता है रीतिकाल, और ये नामकरण दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को रीतिकाल के नाम से संबोधित किया है। इन्होंने रीति शब्द को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त करते हुए बहुत सोच समझकर विचार और चिंतन करते हुए ये नाम दिया है। किंतु वे भी, यानी आचार्य शुक्ल जी भी इस नाम को देख करके, यानी ये नामकरण करने के उपरांत वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाए थे। यदि वे संतुष्ट हो गए होते तो ये वाक्य न लिखते, और वो वाक्य उनका हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ कि श्रृंगार की प्रधानता के कारण कोई चाहे तो इसे श्रृंगार काल नाम भी दे सकता है। यानी उन्होंने रीतिकाल नाम देते हुए भी ये बात कही कि श्रृंगार की प्रधानता के कारण कोई इसे श्रृंगार काल नाम भी दे सकता है। तो दोहरा नामकरण हो गया, रीतिकाल और श्रृंगार काल। तो शुक्ल जी ने भी इसको श्रृंगार काल के करके पुकारा है, और रीतिकाल नाम तो दिया ही है। अतः इनके अनुसार इस काल में रीति ग्रंथों की रचना अधिक हुई है। रीति ग्रंथों के जो कर्ता हैं भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। यानी नीति ग्रंथों के रचयिता भावुक, सहृदय और एक तरह से निपुण पारंगत कवि थे। उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य ये हुआ कि श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्राप्त हुए हैं।
अतः शुक्ल जी ने इस काल की काव्य प्रवृत्ति पर विचार करते हुए इसे रीतिकाल नाम दिया है। यानी लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी किया गया था, निपुण कवि उनको बताया गया था और उनके द्वारा एक भारी कार्य ये है कि उन्होंने श्रृंगार रस को और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही चित्रण किए हैं, हृदयग्राही रूप प्रस्तुत किए हैं। अतः शुक्ल जी ने इस काल का नामकरण देते समय रीतिकाल नाम भी दिया, साथ ही इसे श्रृंगार रस के प्रधानता कारण कोई चाहे तो इसे श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। इस तरह से दोहरा नामकरण आचार्य शुक्ल जी ने प्रस्तुत किया है रीतिकाल का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो रीतिकाल का ये जो दूसरा नामकरण है उत्तरा अलंकृत काल, मिश्र बंधुओं के द्वारा जो दिया हुआ, हम इस बिंदु से वापस आरंभ करेंगे। इस दूसरे नामकरण की चर्चा से हम अगली ऑनलाइन कक्षा को आरंभ करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमें सेंड करें ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकें और इन ऑनलाइन कक्षाओं का उनको हर तरह से फ़ायदा मिल सके और महाविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन तक पहुंच सकें, चाहे वो आनंदम कार्यक्रम की हो, चाहे छात्रवृत्ति से संबंधित हो, चाहे प्रवेश से संबंधित या महाविद्यालय से संबंधित आवश्यक सूचनाएं आप तक संप्रेषित की जा सकें। साथ ही जो विद्यार्थी पहली बार इस यूट्यूब चैनल को ओपन करके इन ऑनलाइन कक्षाओं से संबंधित इनको अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं, इन वीडियोज़ को देख रहे हैं ओपन करके, तो उनसे आग्रह है कि वो पहली बार देख रहे हैं तो कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे तभी अन्य वीडियो जो हैं आपके समक्ष पहुंचते जाएंगे, आपके पास पहुंचते जाएंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तो उस विषय से संबंधित सारी चीज़ें एक साथ आपके पास पहुंच जाएगी। और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर कक्षावार विषयवार प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, जहां से ओपन करके आप अपने विषय से संबंधित, अपनी कक्षा से संबंधित सारी वीडियोज एक साथ यानी इन ऑनलाइन कक्षाओं का पूरी तरह से आप फ़ायदा उठाते हुए अपनी ऑनलाइन कक्षा जारी रख सकते हैं, अपनी ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,